एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यकूजा क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स अपने बॉस आइकिडा के घर पर इकट्ठा होते हैं। उनका बॉस बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसका पेट व्हाइट वुल्फ बीमार है और उसके इलाज के लिए डॉक्टर अभी तक वहां नहीं आया है। तभी डीटन वहां पर आता है। उस वुल्फ को एग्जामिन करने के बाद डीटन कहता है कि उस वुल्फ ने ज़रूर कोई अनयूजुअल प्लांट खा लिया है। इंस्पेक्शन करने के लिए डीटन को उनका गार्डन देखना होगा ताकि डीटन वहां से उस प्लांट का एक सैंपल ले पाए। गार्डन का नाम सुनते ही सभी लोग डरने लगते हैं और अपने बॉस के ऑर्डर के बावजूद भी गार्डन में जाने से मना कर देते हैं। बॉस अपने लोगों को सुपरस्टिशियस इडियट्स बोलता है और खुद ही डीटन को गार्डन दिखाने ले जाता है। ये गार्डन वही जगह है जहां क्रिस का डीमन वॉरियर्स से पहली बार सामना हुआ था। वहां जब डीमन वॉरियर्स ने नोगिट्सुने को मारा था तो उसका ब्लड एक ग्लोब पर गिरा था। उसी ग्लोब पर एक प्लांट उग गया है। वो प्लांट स्पेशल है क्योंकि उससे किसी भी फॉक्स को पॉइजन कर सकते हैं। डीटन बताता है कि वो उसी प्लांट को लेने वहां आया था। उसने ही उस व्हाइट वुल्फ को पॉइजन किया था ताकि उसको उस घर में एंट्री मिल पाए। डीटन वहां से उस प्लांट का एक सैंपल लेता है ताकि वो साइल्स की बॉडी में छुपे नोगिट्सुने को पॉइजन कर पाए। हॉस्पिटल के बाहर उस इलेक्ट्रिसिटी वायर की वजह से बहुत तबाही मचती है। यहाँ तक कि आइजैक को भी बहुत जोर से करंट लग जाता है जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कीरा किसी भी तरह करके उस वायर को पकड़ती है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ऐसा करते हुए उसकी मॉम भी उसको देख लेती हैं और उसको जल्दी से वहां से ले जाती हैं इससे पहले कि कीरा की पावर्स के बारे में किसी और को पता चल पाए। फिर 48 घंटों का टाइम जंप होता है। साइल्स पिछले 48 घंटों से लापता है। स्कॉट अपने घर पर होता है। उसको याद आता है कि डेरिक ने उसको कहा था कि उसको शेरिफ को सब सच बता देना चाहिए कि साइल्स के साथ एक्चुअली में क्या रॉन्ग है। शेरिफ पुलिस स्टेशन में होते हैं। उनको साइल्स के फोन से मैसेज आता है कि वो ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगा। डेप्यूटी पेरिश शेरिफ के ऑफिस आते हैं और वहाँ कुछ बॉक्सेस रखवाते हैं जिसमें ऑफिस के कुछ स्टेशनरी सप्लाईज हैं जो डिलीवरी मैन थोड़ी देर पहले ही डिलीवर करके गया है। स्कॉट, एलिसन और मेलिसा आइजैक से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। आइजैक अभी भी बेहोश होता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने की वजह से उसका आधा फेस जल गया है। स्कॉट कहता है कि पता नहीं क्यों आइजैक का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। वेयरवुल्फ हीलिंग से आइजैक को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। स्कॉट अपनी पावर से आइजैक का थोड़ा पेन अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। एलिसन उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि आइजैक की हालत के लिए साइल्स जिम्मेवार है। स्कॉट कहता है कि साइल्स नहीं बल्कि नोगिट्सुने जिम्मेवार है और स्कॉट जल्द ही उस नोगिट्सुने को साइल्स की बॉडी से बाहर निकाल फेंकेगा। स्कूल में कीरा स्कॉट को बताती है कि किड्सुने ट्रिक्सर्स होते हैं और उनके लिए ना कुछ गलत होता है और ना ही कुछ सही होता है। हाँ, अगर किसी नोगिट्सुने को कोई ऑफेंड कर दे तो वो नोगिट्सुने बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। ट्विंस स्कॉट को रिपोर्ट करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ना ही उन्होंने साइल्स को देखा है और ना ही डीमन वॉरियर्स को। तभी उन तीनों को क्रिस के अल्ट्रासोनिक एमिटर्स की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को फॉलो करते करते वो लोग साइल्स तक पहुंच जाते हैं। साइल्स ने ही जानबूझ के वो एमिटर्स ऑन किए थे ताकि उसके फ्रेंड्स उस तक पहुंच पाएं। ट्विंस साइल्स पर अटैक कर देते हैं लेकिन स्कॉट बीच में आ जाता है और ट्विंस को साइल्स से दूर करता है। साइल्स कहता है कि उसको कुछ याद नहीं है कि पिछले 2 दिनों में वो क्या कर रहा था। उसके पास से उसको हॉस्पिटल के ब्लूप्रिंट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टूल्स और स्कूल की रनिंग टीम के ट्रेल का मैप मिला है। वो ट्रेल वही एरिया है जहां मालिया के डैड ने कायोटीज को पकड़ने के लिए ट्रैप सेट किए थे। स्कॉट और उसके दोस्तों को लगता है कि शायद नोगिट्सुने ने भी उस ट्रायल पर दोबारा ट्रैप न सेट कर दिए हों। तभी साइल्स के पास उस ट्रायल का मैप मिला है। स्कूल में लिडिया नोटिस करती है कि उसकी मॉम पीटर से बात कर रही हैं। जब लिडिया उनके पास जाती है तो पीटर क्राउड में कहीं छुप जाता है। लिडिया की मॉम कहती है कि पीटर ने कहा था कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट में से है और स्टूडेंट्स पर कुछ शेयरिंग टेस्ट करना चाहता है। उससे लिडिया की मॉम से फ्लर्ट करते हुए उनको अपना नंबर भी दिया है। लिडिया समझ जाती है कि पीटर ने ऑब्वियसली ये सब ड्रामा लिडिया से कांटेक्ट करने के लिए किया है। क्रिस जब अपने घर आता है तो देखता है कि डेरिक उसका ऑलरेडी वहाँ इंतजार कर रहा है। डेरिक क्रिस को अक्यूज करता है कि उसने डेरिक के अपार्टमेंट में अपने अल्ट्रासोनिक एमिटर्स सेटअप किए थे। क्रिस कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दोनों समझ जाते हैं कि कोई तीसरा उनके साथ गेम खेल रहा है। तभी क्रिस नोटिस करते हैं कि उनका एक कैबिनेट खुला है और उसमें वो पैसे रखे हैं जो उनको कताशी के साथ अपने एंटीक गन की डील करने से मिलते। लेकिन क्रिस ने तो वो डील की ही नहीं, तो फिर वो पैसे वहाँ कैसे आए।
तभी एजेंट मकॉल वहां आ जाते हैं। उनके पास कताशी की सिल्वर फिंगर भी होती है जो उनको क्रिस के घर से ही मिली है। वो बताते हैं कि किसी ने कताशी को मार दिया है और एजेंट मकॉल को शक है कि ये काम क्रिस और डेरिक ने किया है। स्कॉट और उसके दोस्त उस ट्रायल पर भाग रहे स्टूडेंट्स को रोकते हैं पर वहाँ कोई ट्रैप नहीं होता। तभी कोच एक ट्रिप वायर पर पैर रख देते हैं और कोच को एक एरो लग जाता है और वो जोर से चीखने लगते हैं। स्कॉट अपनी पावर से उनका पेन कम करता है और कोच को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डेरिक और क्रिस को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और शेरिफ के ऑफिस के बाहर एक डेस्क से हैंडकफ कर दिया जाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वो नुगेट सुने उन दोनों को क्यों किसी के मर्डर के लिए फ्रेम करेगा। क्रिस कहते हैं कि मामला जरूर कुछ और ही है। उस नुगेट सुने ने जरूर कुछ और ही प्लान किया है जो अब भी क्रिस को समझ नहीं आ रहा है। शेरिफ साल से मिलने स्कूल आते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। उनको उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। एडन नोटिस करता है कि साइल्स की जीप में कुछ रैपिंग पेपर्स पड़े हैं। स्कॉट को याद आता है कि विलियम बैरो ने बॉम्ब को गिफ्ट रैप करके स्कूल बस में प्लांट किया था। कहीं नुगेट सुने ने भी यही ना किया हो। ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद शेरिफ और उनकी टीम सारी स्कूल बसेस को चेक करते हैं। उनमें से एक बस में एक गिफ्ट बॉक्स होता है लेकिन बॉम्ब की जगह उस बॉक्स में शेरिफ के नाम की नेम प्लेट होती है। तभी शेरिफ को याद आता है कि सुबह पुलिस स्टेशन में कुछ स्टेशनरी बॉक्सेस डिलीवर हुए थे। हो सकता है कि बॉम्ब उन्हीं बॉक्सेस में हो। पुलिस स्टेशन में डेरिक वेट करते करते फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वो बड़ी आसानी से अपने हैंडकफ्स तोड़ सकता है लेकिन क्रिस उसको वेट करने को कहते हैं। उनको नुगेट सुने का प्लान फिगर आउट करने के लिए और टाइम चाहिए। डेरिक वेट करने के लिए मान जाता है लेकिन कहता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो क्रिस ये एक्सपेक्ट ना करे कि डेरिक उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डालेगा। मिसेस युकीमोरा स्कूल के क्लासरूम में अपने पति का वेट कर रही होती हैं। मिस्टर युकीमोरा वहां आते हैं और बुक शेल्फ में से एक किताब निकालते हैं। कीरा भी चुपके से बाहर से अपने पेरेंट्स पर नजर रखे हुए होती है। उस किताब को अंदर से ऐसे काटा गया होता है कि उसमें 9 स्लॉट्स बन पाएं ताकि हर स्लॉट में एक सिंगल ब्लैक नाइफ रखा जा सके। मिस्टर युकीमोरा कहते हैं कि उनको कीरा को उस किताब और नाइफ्स के बारे में बता देना चाहिए कि उसकी मॉम ऑलरेडी 5 नाइफ सैक्रिफाइस कर चुकी हैं जिसमें से 3 ओनी मारे जा चुके हैं। मिस्टर युकीमोरा अपनी वाइफ से पूछते हैं कि वो अपने कितनी और टेल सैक्रिफाइस करेगी। मिसेस युकीमोरा कहती हैं कि जितनी भी नुगेट सुने को रोकने के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। इसके बाद मिसेस युकीमोरा उस किताब में से 2 नाइफ्स निकाल देती हैं और उनको तोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि ये वाले ओनी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होंगे। यानी कि मिसेस युकीमोरा ऐसे ही ओनी को समन करती हैं अपने नाइफ्स को, जो कि उनकी असल में टेल है, को सैक्रिफाइस करके। शेरिफ पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके बॉम्ब के बारे में बताते हैं। ये सुन के ऑफिसर्स क्रिस और डेरिक को खोल देते हैं और पुलिस स्टेशन से बाहर भागने लगते हैं। डेरिक को बॉम्ब के क्लिक होने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है डेरिक क्रिस को अपनी बॉडी से शील्ड कर लेता है ताकि क्रिस की जान बच सके। मिस्टर युकीमोरा और उनकी वाइफ सनसेट देख रहे होते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है नेमेटॉन में से 2 फायरफ्लाइज निकलती हैं लेकिन ये वाली फायरफ्लाइज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। पुलिस स्टेशन में कई ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं। डेरिक के बैग में भी बॉम्ब के शार्ट्स होते हैं क्योंकि उसने अपनी बॉडी से क्रिस को शील्ड किया था। क्रिस उसको उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। साल्स और स्कॉट एक घायल डेप्यूटी की हेल्प करते हैं। साल्स स्कॉट को उस डेप्यूटी का पेन एब्जॉर्व करने को कहता है। स्कॉट उस डेप्यूटी का पेन तो एब्जॉर्व कर लेता है पर उसकी जान नहीं बचा पाता। तभी कीरा वहां आती है और उन दोनों को अपनी मॉम के नए डीमन वॉरियर्स के बारे में बताती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि साल्स को डीमन वॉरियर्स से बचाने के लिए डीटन के क्लिनिक ले जाएंगे क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग माउंटेन ऐश से कवर्ड है। लिडिया और एलिसन पीटर से मिलने डेरिक के अपार्टमेंट जाते हैं। पीटर लिडिया को एक डील ऑफर करता है कि अगर लिडिया उसकी हेल्प करेगी तो बदले में पीटर लिडिया की हेल्प करेगा। पीटर कहता है कि उसकी बहन टालिया ने उसकी एक मेमोरी चुराई थी और पीटर चाहता है कि लिडिया टालिया के क्लॉज से सुन के वो मेमोरी पता लगाए कि टालिया ने पीटर से क्या बात छुपाई थी। बदले में पीटर लिडिया की उसकी बैंशी पावर्स को समझने में हेल्प करेगा। अगर लिडिया अपनी पावर्स को समझ पाएगी तो उनको अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए अच्छे से यूज भी कर पाएगी। पीटर बताता है कि उसको पहले से ही लिडिया के बैंशी होने पर शक था, इसलिए उसने लिडिया को काटा था ताकि लिडिया की पावर्स ट्रिगर हो जाएं। लिडिया पीटर की हेल्प करने के लिए मान जाती है। जब वो टालिया के क्लॉज को सुनती है तो उसको पता चलता है कि पीटर एक फादर भी है। लिडिया पीटर को ये बात बताती है लेकिन ये नहीं बताती कि उसके बच्चे का नाम क्या है। जब पीटर उसको सच बताने के लिए थ्रेटन करता है तो एलिसन पीटर के बैग में अपने वेपन से स्टैब कर देती है और लिडिया को लेके वहां से चली जाती है। बाद में कार राइड के दौरान एलिसन और लिडिया अपने फोन्स पर कुछ सर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि माल्या ही पीटर की बेटी है और लिडिया यही सच पीटर से छुपा रही थी।
साल, स्कॉट और कीरा एनिमल क्लिनिक पहुंच जाते हैं। वो डीमन वॉरियर्स भी वहां पर आ जाते हैं और कीरा और स्कॉट उनसे लड़ने लगते हैं। एक डीमन वॉरियर स्कॉट के पेट में अपनी तलवार स्टैब कर देता है। साल्स और कीरा स्कॉट को क्लिनिक के अंदर ले आते हैं और डोर्स लॉक कर देते हैं। इसके बाद अचानक से साल्स कीरा पर हमला करता है और उसके सर पर मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर वो स्कॉट के पेट में लगी तलवार को जानबूझ के ट्विस्ट करता है, जिससे स्कॉट को बहुत दर्द होता है। यानी कि जो सुबह से उनके सामने साल्स होने की एक्टिंग कर रहा था वो नोगिट्सुने ही था और जानबूझ के उन लोगों का उल्लू बना रहा था। नोगिट्सुने कहता है कि पेन और मिजरी उसके लिए खाने की तरह है और सुबह से वो जानबूझ के स्कॉट को मैनिपुलेट करके दूसरों का पेन स्कॉट के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा था। पहले आइजैक का, फिर कोच का और फिर पुलिस ऑफिसर का, ताकि नोगिट्सुने उस पेन पर फीड कर सके। नोगिट्सुने स्कॉट को जोर से पकड़ता है और स्कॉट से वो सारा पेन अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो कहता है कि स्कॉट को एक फॉक्स पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉक्सेस ट्रिक्सर्स होते हैं। नोगिट्सुने सुबह से स्कॉट और उसके दोस्तों को ट्रिक कर अपने इशारों पर नचवा रहा था। तभी अचानक से डीटन नोगिट्सुने के पीछे से आता है और साल्स की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिस वजह से नोगिट्सुने साल्स जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद डीटन स्कॉट के पेट से ऊनी की तलवार निकालता है और कहता है कि उसने बस उस नोगिट्सुने को पॉइजन किया है, वो नोगिट्सुने अभी मरा नहीं है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।